नमस्कार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इस बैक सीरीज में हम लेक्चर 15 आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। और ये हमारा इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन का तीसरा लेक्चर है। पहले मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको कुछ बेसिक डिफिनीशंस बताई थी। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं, इस तरह की बातें डिस्कस की गई थी। पार्ट टू में हमने पहले आपको प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं या स्टेटमेंट को प्रोबेबिलिटी में लिखते कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन, ये चर्चा करी। फिर हमने चर्चा करी कि प्रोबेबिलिटी शब्द को और किस किस तरह से लोग रिलेट करते हैं। तो उसमें आर्ट्स रेशियो का जिक्र हुआ, आर्ट्स का जिक्र हुआ, आर्ट्स रेशियो का जिक्र हुआ। आफ्टर दैट फिर बात आई कि हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं। तो मैंने आपको पहले प्रोबेबिलिटी की रूल्स बताए, और ये 3 रूल्स जो कि एक्सियम कहलाते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की या इवेंट की हमेशा 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू होगी। सैंपल स्पेस की अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर आपने अपने सैंपल स्पेस से कुछ डिसजॉइंट इवेंट लिए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बनाए हैं, तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के सम के बराबर होगी। और फिर हम लोगों ने इस रूल का उपयोग करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन किया, और ये पाया कि ये जो रूल्स हैं ये हमें प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देते हैं। हाँ, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इवेंट की कहीं और भी किसी तरीके से पता लगानी होगी, लेकिन वो न्यूमेरिकल वैल्यू हम इवेंट पे एसोसिएट कैसे करें, हाँ, ये रूल हमें यहाँ से मिलता है। फिर हमने चर्चा करी कि प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करने का एक रूल क्लासिकल अप्रोच है, जिसमें कि 2 शर्तें फुलफिल होनी चाहिए कि आपका सैंपल स्पेस फाइनाइट हो और सभी इक्वली लाइकली आउटकम हो। और अगर ऐसा है तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बतानी है तो इवेंट में कितने एलिमेंट हैं काउंट कर लीजिए, और सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं काउंट कर लीजिए, और फिर इनका रेशियो इस तरह से ले लीजिए, और यह एक 0 से 1 की वैल्यू होगी जो कि प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। लेकिन इस अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि अगर हमारा सैंपल स्पेस फाइनाइट नहीं है तब हम कैसे निकालेंगे, और जो दूसरा है कि इक्वली लाइकली आउटकम अगर नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो कहा गया कि ये चूंकि खुद में इक्वली लाइकली एक खुद में प्रोबेबिलिस्टिक टर्म है, तो हम इसके नोटेशन में डिफिनीशन में हम प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन में पहले ही प्रोबेबिलिटी बात कर दे रहे हैं। तो इस लिमिटेशन की बात की गई। फिर ये डिस्कस हुआ कि अगला रूल है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ भी डेटा प्रायर जानकारी न हो और हमारे इक्वली लाइकली न हो, तब हम स्टेटिस्टिकल डिफिनीशन या फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच पे जाते हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। और फिर हम देखते हैं कि हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इन रिपीटेशंस में कितनी बार आया, और फिर टोटल नंबर ऑफ रिपीटिशन से इस काउंटिंग को डिवाइड कर देते हैं। इसे हम कहते हैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड कि ये जो रेशियो निकले यह फॉर लार्ज एन लार्ज रिपीटिशन चेंज ना हो। चेंज ना होने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपने 500 बार रिप्लिकेट किया एक्सपेरिमेंट को, अब जो आपको इवेंट ऑफ इंटरेस्ट का ये जो रेशियो आया, सपोज करिए कि 0.6 आया। अब अगर आप 501 बार करते हैं तो भी 0.6 आवे, 502 बार करते हैं तो भी 0.6 आवे। हाँ, अगर ऐसा मिल जाता है तब हम कहेंगे कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि ये कैसे फिक्स किया जाए कि लिमिट की ये जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो एक इसमें भी प्रॉब्लम है। फिर हमने आपसे कुछ क्लासिकल अप्रोच को लेते हुए डिस्कशन किया। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट लेक्चर पार्ट में हमने इस पे चर्चा करी थी। हाँ, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं। अब पहला क्वेश्चन था इसमें कि हम लोगों ने मान लिया था कि
इक्वली लाइकली केस है, मतलब कि किसी फीवर से पीड़ित आदमी का पॉजिटिव फीवर हो, रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी मान ली गई थी। और तब हमने फिर इसमें प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करी थी 1/2 और 1/2। और फिर जब इसको रिपीट किया गया था तो हम लोगों ने पाया था कि चूंकि रिपीटिशन है और सबकी प्रोबेबिलिटी, हर पॉसिबल आउटकम का प्रोबेबिलिटी सेम है हर केस में, तो ये आपका 1/8 सारे इक्वली लाइकली आउटकम ये हो गए थे। लेकिन इसी से जब हम लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टीबी रिपोर्ट्स, जो कि यहाँ से हमको 4 पॉसिबल वैल्यू दे रही थी, 0 1 2 3, और तब हम ये कहने में सक्षम नहीं थे कि इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी कि ये इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस से ही ये दूसरा सैंपल स्पेस बना है। तो ये इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस में सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 थी, तो यहाँ भी उसी से ये 4 पॉसिबल आउटकम है 1/4 होगी। तो यहाँ हम कहने में सक्षम नहीं थे, ये डिस्कस किया गया। और सिमिलरली एक एग्जांपल इसका भी डिस्कस किया गया कि क्या हम ये इस केस में ये इक्वल प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ जो रिपीटिशन है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम हर बार नहीं हो रहा है। कभी हो सकता है एक ही बार में हमारा एक्सपेरिमेंट इंड हो जाए, हो सकता है 2 बार में एक्सपेरिमेंट इंड हो सकता है 4 बार में हो, जैसा सिचुएशन हो। तो हर बार इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन या रिपीटिशन हमारे एक्सपेरिमेंट का यहाँ नहीं था, यहाँ हर बार इक्वल नंबर था। तो अगर यहाँ मेल फीमेल की प्रोबेबिलिटी सेम भी हो बॉर्न होने की, तो भी हम यहाँ पर सबको 1/4 1/5 प्रोबेबिलिटी एसोसिएट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कैसे करें? तो फिर हमने एक डिस्कशन किया कि अगर आपका एक मेथड लाइकली को एश्योर करने के लिए हम लोगों ने बताया कि NC1, NCR, NPR, NP2, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करी गई थी कि अगर आप कहीं फिक्स्ड सेट में से आप एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आइटम्स निकालते हैं तो कितने इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम होंगे, कितने टपल के होंगे, ये सब बातें डिस्कस करी थी। और फिर हमने कहा था कि एक कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालने में NCR यूज करें कि NPR यूज करें कि n⁻r यूज करें। तो n⁻r ये हुआ था कि विद रिप्लेसमेंट से अगर हम रिपीट करेंगे तो n⁻r पॉसिबल आउटकम होंगे, ये तय है। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में ये प्रॉब्लम होती है कि हम NCR करें या NPR करें। तो फिर हमने आपको बोला कि हम एक एग्जाम्पल से करेंगे, तो आज हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि एक बैग में 3 व्हाइट और 2 ब्लैक बाल हैं और आप उसमें से 2 बाल निकाल रहे हैं। 2 बाल हमने इसकी संख्या इसलिए कम रखी है कि हम लोग बातों को समझ सकें। तो इसमें से 2 बाल निकाल रहे हैं और आपको 2 बार बातें बताई गई कि एक बार आप प्रॉब्लम को सॉल्व करिए कि आप बाल विद रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो, और दूसरी बार सॉल्व करिए कि विदाउट रिप्लेसमेंट से निकाल रहे हो। और कहा गया कि आप इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अब अगर आप मान लीजिए कि 2 बाल निकालते हैं 5 बाल में से, तो आपके अगर आप विद रिप्लेसमेंट से निकालते हैं तो हमने कहा S1, W1, W2, W3, W1, B2, ये 5 बाल हमारे हो गए। हमने सबके ऊपर एक लेवल लगा दिया और फिर दूसरी बार भी यही लोग आएंगे तो हमारा ये 2 बाल निकालने का जो सैंपल स्पेस बनेगा पॉसिबल, वो S1 क्रॉस S2 बनेगा और इसमें कुल 25 आइटम होंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। इनको लिखने में हमने एक तरीका अपनाया है कि हम कई चीजें इसमें डिस्कस कर लें। एक शुरू में हमने रेड फॉन्ट से यूज किया है। इसमें आप देखेंगे कि एक ही आइटम दोबारा लिखा गया है, मीन्स W1, W1, W2, W2, W3 लाइक दैट। तो एक विद रिप्लेस केस में एक ही आइटम दोबारा आ सकता है। तो ऐसे 5 आइटम हैं। फिर हमने ब्लैक फॉन्ट यूज किया है। ब्लैक फॉन्ट में हमने लिखा है W1, W2, W1, W3, W1, W4, B1, W1, B2, W2, W3 लाइक दिस। और फिर इसके बाद रेड फॉन्ट में हमने लिखा है, उसमें इन्हीं का रिवर्स केस है, W2, W1, W3, W1। तो ये पेयर्स हमारे 25 पेयर्स बन जाएंगे अगर आप विद रिप्लेसमेंट से निकालते हैं तो। अब ये हर पेयर्स में से किसी कोई भी एक ही पेयर आपके एक्सपेरिमेंट में आएगा जब आप 2 निकालोगे तो।
अब चूंकि आपने रेंडमली ड्रॉ किया है, तो अब ये आपका हर पेयर 1/25 प्रोबेबिलिटी देगा निकलने की। और इस तरह से अगर आप हर को जोड़ें सबका 1/25, तो यस की प्रोबेबिलिटी 1/25/25 1 हो गई। अब अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो दो आइटम निकालने के पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल पेयर या तो 5p2 होंगे या तो 5c2 होंगे। 5p2 को अगर सॉल्व करना है तो हम करेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 2, ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं और फिर इसका प्रोडक्ट निकाल करके सॉल्व करते हैं, तो ये 20 हो गया। अगर आप 5c2 लिखते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्रॉम 5, तो इनकी संख्या 10 होगी। हाँ, अब अगर आप इसमें इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, अगर आप फैक्टोरियल 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसको पा जाएंगे। हाँ, तो अब अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे तो कौन कौन से केसेस नहीं होंगे, तो ये जो रिपीटेड वाले थे ये लोग नहीं होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से। तो अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं और 5p2 को मानते हैं कि हम 5p2 पॉसिबल आउटकम होंगे, तो वो कौन होंगे? एक तो ये ब्लैक वाले 10, और फिर ये बाकी यही 10 है लेकिन इनके ऑर्डर बदल करके लिखे गए हैं, तो ये 20 हो गए। अब इसका मतलब हुआ कि जब हम परमुटेशन बोलेंगे, पी बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि हम जो हर ड्रॉ का आने का क्रम है उसको कंसीडर कर रहे हैं। मीन्स W1 पहले आया कि W1 बाद में आया, W2 पहले आया कि W2 बाद में आया, W3 पहले आया कि W3 बाद में आया। हम इस तरह से जब कंसीडर करेंगे, तो पोजीशन पे जब किसी आइटम को कंसीडर करेंगे तो हम कहेंगे कि हम परमुटेशन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ कि हम इनको एक ही मानेंगे, W1 W2 W2 W1 को एक काउंटिंग करेंगे। और ऐसे केसेस में या तो हम ब्लैक वाले मानेंगे या तो हम ये रेड वाले मानेंगे, हम अपने 10। हाँ, तो ये इनकी संख्या हुई। अब सबकी प्रोबेबिलिटी चाहे आप इस मेथड से निकालें, तो हर पॉसिबल इसको छोड़ करके हर पॉसिबल 20 पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/20। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आप इस रेड वाला छोड़ देंगे, इसमें से या तो ब्लैक वाला लेंगे या तो नीचे का रेड वाला लेंगे, जो भी लेंगे सब पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/10 मानी जाएगी। हाँ, क्योंकि हमने रैंडम सिलेक्शन किया है। अब पहला क्वेश्चन ए, मैंने एक इवेंट माना ए दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। अब हम क्या करेंगे, इस इवेंट के फेवरेबल केसेस को लाएंगे। अब इस इवेंट के फेवरेबल केसेस यहां से आएंगे। अब फर्स्ट इवेंट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, अब हमको देखना क्या है कि इसमें कौन कौन से पेयर है जिसमें कि फर्स्ट प्लेस पर W लिखा है, चाहे वो W1 हो, चाहे वो W2 हो, चाहे वो W3 हो। अब अगर हम रेड वालों को देखें तो इसमें से ये 3 आएंगे फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि ये दोनों में फर्स्ट प्लेस पे रेड नहीं, व्हाइट नहीं लिखा है। इस ब्लैक से देखें आगे बढ़ के, तो इसमें से आपके ये नहीं आएगा ब्लैक, और ये केवल यही B1 B2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे 9। और अगर आप रेड वाले देखें तो रेड वाले से केवल ये 3 आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, क्योंकि बाकी के फर्स्ट प्लेस पे ब्लैक लिखा है। और इस तरह से इनकी संख्या हो गई 15। अगर हम पूरा 25 में से देखें तो, यानी कि विद रिप्लेसमेंट से देखें तो, और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से देखें तो हमारा ये रिपीटिशन वाला कट जाएगा और इनकी संख्या हो गई 12। लेकिन यहां पे जो हम देख रहे हैं वो परमुटेशन से देख रहे हैं। अगर हम परमुटेशन से नहीं देखें, कॉम्बिनेशन से देखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से, तो या तो ये 3 होंगे या तो ये 9 आएंगे। तो अब यहां प्रॉब्लम होगी कि हम किसको देखें। हाँ, तो फिलहाल अभी हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम इसे परमुटेशन का लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम किसको लिखें। हम ये 12 आइटम्स लिख लिए।
और इनको काट देंगे जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। अब अगर हमसे पूछा गया कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये सभी विद की प्रोबेबिलिटी 1/25 है विद रिप्लेसमेंट के केस में। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/25 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/25 को 15 बार जोड़ दीजिए, यानी 15/25। The probability of A is 15/25 या 3/5। अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं तो हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/20 है परमुटेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हमारे कुल कितने परमुटेशन हैं? 12। तो अब प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 12/20 और ये भी 3/5 है। यानी कि हम चाहे विद से निकालें या विदाउट से निकालें, फर्स्ट बाल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अब सेकेंड केस, सेकेंड बाल इज व्हाइट, इसमें भी हमने यही काम किया और इसमें लेकिन व्हाइट कहां एश्योर किया? सेकेंड प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पे ब्लैक और व्हाइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड प्लेस पे आप हर जगह व्हाइट पाएंगे। अब फिर से हमने लिखने का वही सिस्टम अपनाया है कि अगर हम विद रिप्लेसमेंट का केस करते हैं तो 15 आएंगे, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का केस करते हैं तो परमुटेशन के अनुसार 12 आएंगे यहां पर भी। हाँ, लेकिन इनसे डिफरेंट है वो। नाउ क्योंकि इसमें फर्स्ट प्लेस पे ब्लैक नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हमें कुछ भी आ सकता है, सेकेंड प्लेस पे व्हाइट चाहिए। तो अब यहाँ पर भी अगर हम निकालें ए की प्रोबेबिलिटी, तो विद रिप्लेसमेंट के केस में 15/25 यानी कि 3/5 हुआ, और विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 12/20 3/5 हुआ। फिर से आपको वही प्रोबेबिलिटी मिली कि हम अगर सेकेंड टाइम व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी करें निकालें तो 3/5 होगी, चाहे विद रिप्लेसमेंट से चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट से। और अगर फर्स्ट टाइम करते हैं तो भी 3/5 होगी, और चाहे विद से चाहे विदाउट से। इसी तरह से कोई कहे कि फर्स्ट प्लेस पर ब्लैक बाल आ जाए, तो ब्लैक बाल आपके 2 हैं, तो फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बाल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। कोई कहे कि सेकेंड ड्रॉ में ब्लैक आए तो फिर 2/5। कोई कहे थर्ड ड्रॉ में ब्लैक आए तो फिर 2/5। कोई कहे फोर्थ ड्रॉ में ब्लैक आए फिर 2/5। फिफ्थ ड्रॉ में ब्लैक आए 2/5। सिक्स्थ ड्रॉ में ब्लैक आए 0, क्योंकि 6 गैद ही नहीं है। हाँ, तो एक तो पहली बात हुई कि चाहे विद से करें चाहे विदाउट से करें, किसी भी ऑर्डर पर किसी भी आइटम के आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे विद से हो चाहे विदाउट से हो। अब थर्ड केस करते हैं। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट। फिर से अब हमने इसमें से खोजा कि कौन कौन इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ये 6 आइटम आप इसमें पाएंगे जो कि फुलफिल करते हैं, चाहे विद रिप्लेसमेंट से देखें चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट से देखें। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों ही केस में 6/25 और 6 और इसमें एक में 6/25 और दूसरे में 6/20। तो ये तो हुआ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम का। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम डी में कहा गया था इवेंट दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट। चेंज देखिए, फर्स्ट ए बी और सी प्रॉब्लम में जो भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी पर्टिकुलर ड्रॉ पे पूछी जा रही थी। फर्स्ट व्हाइट, सेकेंड व्हाइट, फर्स्ट व्हाइट, ब्लैक, सेकेंड व्हाइट, कुछ इस तरह से पूछी जा रही थी। यहां पे इस तरह से नहीं पूछा गया इवेंट दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट। ये नहीं कहा गया कि पहले पे व्हाइट या दूसरे पे व्हाइट या पहले पे ब्लैक या दूसरे पे ब्लैक, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। खैर, अब इसको भी करने के लिए हमने यहां से उन सारे लोगों को निकाला जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। अब अगर हम विद रिप्लेसमेंट का केस देखें, मींस सभी 25 पेयर्स को कंसीडर करें, तो 21 पेयर्स इसके फेवर में आएंगे यहां पर। और चूंकि विद रिप्लेसमेंट के केस में सबकी प्रोबेबिलिटी 1/25 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी 21/25 हो जाएगी।
अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट का केस देखें तो आप देखें कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर आप परमुटेशन करते हैं तो ये कट जाएगा, चाहे कॉम्बिनेशन करें चाहे परमुटेशन करें, ये कट जाएगा। अब अगर आप परमुटेशन करते हैं तो अब इसमें से इतने 20 में से ये 20 आपके जो पेयर्स हैं, इसी में से इनके पेयर्स आएंगे। और वो कौन होंगे? आप इन 3 पेयर्स को काट दीजिए तो 18 पेयर्स होंगे जो कि इस 20 में से आएंगे, जिसमें फर्स्ट एटलीस्ट 1 बाल व्हाइट है। हाँ, एटलीस्ट 1 बाल व्हाइट का मतलब हुआ कि पेयर में आपको ऐसे पेयर मिले जिसमें एक जगह पे डब्ल्यू लिखा हो या दोनों जगह पे डब्ल्यू लिखा हो, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, ऑर्डर नहीं कहा गया, तो वो सभी पेयर आएंगे। अब अगर आप इनमें से केवल देखें एटलीस्ट 1, तो ऐसे आपको 9 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। विद रिप्लेसमेंट के केस में प्रोबेबिलिटी हो गया 21/25। अगेन ये आपको कितना मिला? 21/25। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहला कि 18/20 परमुटेशन आप लगाते हैं तो, और अगर आप कॉम्बिनेशन से निकालते हैं तो 9/10, क्योंकि इसमें से 9 आपके यहां पे हैं। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। 18/20 इज अगेन 9/10, जो कि आप कॉम्बिनेशन से पा रहे हैं। इसका मतलब कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विदाउट रिप्लेसमेंट में चाहे आप परमुटेशन से काउंटिंग करें या कॉम्बिनेशन से काउंटिंग करें, आपकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अब हमें परमुटेशन कब यूज करना चाहिए काउंटिंग के लिए? जबकि हमें हमारे क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, हमारे ड्रॉ के ऑर्डर पे पूछी जा रही है, क्रम पर पूछी जा रही है। जैसे चौथी बाल काली हो, तीसरी बाल सफेद हो, चौथी बाल काली हो। जब इस तरह की हम ऑर्डर की बात करें तो उस समय हमें परमुटेशन यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कहा जाए टोटलिटी में कि 4 निकालें 3 सफेद हों, अब ये टोटलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां चाहे आप परमुटेशन यूज करें चाहे कॉम्बिनेशन यूज करें, आपकी प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका आपने यहां एग्जांपल देख लिया। सिमिलरली, इवेंट दैट एट मोस्ट 1 बाल इज व्हाइट मीन्स, यहां क्या कहा गया? एट मोस्ट 1 बाल इज व्हाइट। दो आपने जो दो निकाला उसमें अधिक से अधिक एक बाल व्हाइट हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक भी व्हाइट ना हो और कम से कम एक हो या एक हो। अब देखिए यहां पे नो बाल इज व्हाइट, नो बाल इज व्हाइट, 1 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 बाल इज व्हाइट, नो बाल इज व्हाइट। इसमें आप कहीं भी नहीं पाएंगे कि व्हाइट बाल की संख्या एक से ज्यादा हो। अगेन यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग नहीं की गई है, टोटलिटी में पूछा जा रहा है। ये नहीं कहा गया कि पहले पर व्हाइट हो दूसरे पर ब्लैक हो। अब अगर आप विद रिप्लेसमेंट से करते हैं तो आप इनको काउंट करेंगे फेवरेबल केसेस में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते समय टोटल की काउंटिंग बाई 25। अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट से करते हैं और परमुटेशन से करते हैं तो इन सबको काउंट करेंगे फेवरेबल केसेस में। और अगर आप विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो केवल ये वाले काउंट करेंगे या इसी के इसमें से कुछ उतने काउंट कर लेंगे। और इस तरह से आपकी विद रिप्लेसमेंट के केस में जो प्रोबेबिलिटी हुई इस प्रॉब्लम में वो 16/25, विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 7/10 कॉम्बिनेशन के साथ, 14/10 परमुटेशन के साथ, और दोनों एक ही बात है। सिमिलरली 1 बाल इज व्हाइट, अगेन ये भी जो है किसी ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, पूरे टोटलिटी की बात कर रहा है आउटकम के पे। तो यहां भी हम क्या करेंगे? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो आप चाहे परमुटेशन लगा लें चाहे कॉम्बिनेशन लगा लें, और विद रिप्लेसमेंट से करना है तो n टू द पावर r वाला रूल लगेगा। तो हम
अगर हमें विद रिप्लेसमेंट से सॉल्व करना होगा तो हम 25 में ढूंढेंगे और वो 12 है। और अगर आपको विदाउट रिप्लेसमेंट से परमुटेशन से करना है तो आप इनको छोड़ के ढूंढेंगे तो भी उसमें आपको 12 मिलेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी ये वाले केस नहीं आए होंगे, क्योंकि ये या तो 2 व्हाइट रखे हैं या तो 2 ब्लैक रखे हैं और आपको चाहिए 1 व्हाइट, इसलिए इनकी दोनों की संख्या बराबर हो गई। अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसके हाफ हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी विद रिप्लेसमेंट के केस में 12/25 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में 6/10 और 12/20, जो कि आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, उसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं एक दूसरे मेथड से। हमने 3 रिजल्ट्स शुरू के हम यहाँ ले रहे हैं। पहले का 3/5 आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज वाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज वाइट। ये विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में था और ये दोनों ही केस में 3/5 आए थे, फर्स्ट बॉल वाइट सेकंड बॉल वाइट। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे नजरिए से आपको दिखा रहे हैं। वो पहला है कि हमारे ये 5 बॉल हैं, 3 ब्लैक हैं, 2 ब्लैक हैं और 3 व्हाइट हैं। आप इसमें से 2 निकाल रहे हो। इसके आउटकम को मैंने बोला ए और यहाँ के आउटकम को बोला बी, और मैंने लिखा ए इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल इज वाइट, बी इज इक्वल टू सेकेंड बॉल इज वाइट। अब कोई पूछे कि ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो अगर आपने कहा कि ए में W1, W2, W3 आएगा तो आप गलत समझ रहे हैं। अगर आपने कहा बी में कौन आएंगे तो आपने कहा बी में W1, W2, W3 आएगा तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो इवेंट है ये आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाए गए हैं। आपका एक्सपेरिमेंट है 2 चीजों को निकालने पर। तो ए में वो एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्री इवेंट्स आएंगे सैंपल स्पेस के जिनमें कि फर्स्ट प्लेस पर व्हाइट लिखा हो, सेकेंड प्लेस पे चाहे जो लिखा हो। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये सेकेंड की भी बात कर रहा है, लेकिन उस पर फिक्स्ड नहीं है कि उस पर यही होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो सेट है इसके में पॉसिबल आउटकम भी पेयर्ड है और बी में भी पेयर्ड है। अब जरा सा अगर आप ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे अब हमें आउटकम दिख नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना होगा। विजुअलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि यहां सोचना होगा कि इसके फर्स्ट प्लेस पर जो भी पेयर है उसके फर्स्ट प्लेस पर कौन सा लेटर लिखा होगा, W। सेकेंड प्लेस पे हो सकता है W हो सकता है B हो। इसके सेकेंड प्लेस पर क्या लिखा होगा, व्हाइट। फर्स्ट प्लेस पर हो सकता है कि W हो सकता है कि B हो। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि A और B में कुछ कॉमन होंगे। हाँ, क्योंकि इसके में सेकेंड पे व्हाइट ब्लैक दोनों आ सकता है और इसके में सेकेंड पे ब्लैक व्हाइट ही आएगा। तो अब इसमें जहां जहां व्हाइट होगा सेकेंड पे वो लोग इसमें मिलेंगे। हाँ, अब उसमें देखना होगा कि उनके फर्स्ट पे क्या है। हाँ, तो अब वो बात की बात है। पहले अब हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी को। इवेंट दैट फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकेंड बॉल इज व्हाइट मीन्स बोथ आर व्हाइट। अब इसमें भी एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट भी पेयर में होंगे, 2 टपल के होंगे। इसमें भी होगा W1, W2। हाँ, एक हो सकता है W2, W3 हो सकता है, W1, W4 हो सकता है, लेकिन इसमें W1, B1 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों क्या है, व्हाइट होने चाहिए। ठीक है, अब
अगर हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसको क्या समझेंगे? इसको समझेंगे कि जो हमारे पेयर हैं इस सेट में, उन पेयर्स में पहले स्थान पे डब्ल्यू लेटर नहीं लिखा है और दूसरे स्थान पर डब्ल्यू लेटर लिखा है। ठीक है, अब देखें इसमें जो पेयर्स हैं इनके दोनों स्थान पे डब्ल्यू लेटर लिखा है, और इसमें जो पेयर्स हैं इनके केवल दूसरे पे लिखा है, पहले पे डब्ल्यू नहीं लिखा है। अब कोई कहे कि क्या इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कॉमन मिलेंगे, तो पक्का है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर डब्ल्यू लेटर लिखा है, और इसमें फर्स्ट प्लेस पर डब्ल्यू नहीं लिखा है, सेकंड पर डब्ल्यू लिखा है, तो कॉमन नहीं मिल पाएंगे। यानी कि ये सेट और ये सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों एक बात पे फिक्स है, दोनों स्टेटमेंट। वो कौन सी बात है कि दूसरी बार में व्हाइट आएगा, ये पक्का है। इसमें भी हमको दूसरी बार में व्हाइट दिखेगा और इसमें भी हमको दूसरी बार में व्हाइट दिखेगा। तो अब हम इस बी इवेंट को इनकी सहायता से लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू दिस यूनियन दिस। मतलब क्या हुआ कि बी कब होगा, जबकि ये हो, या अगर ये न हो तो ये हो, या दोनों हो। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि दो चीजों में से एक के होने से भी आपका काम बन जाए, दूसरे के भी होने से भी, केवल दूसरे के होने से आपका काम बन जाए, या दोनों के होने से काम बन जाए, तब हम लोग उनके बीच में यूनियन लगाते हैं। तो अब हमारा बी इवेंट इन दोनों में से के किसी के भी आने से आएगा, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब हमने प्रोबेबिलिटी लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब ये सेट और ये डिसज्वाइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अब हम कह सकते हैं एक्सियम 3 से, प्रोबेबिलिटी का एक्सियम 3 कि पी बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब है कि हम इसको निकालेंगे कैसे इंटरसेक्शन को। तो अब इंटरसेक्शन को अगर आपको निकालना है तो आप इसे इस तरह से निकालेंगे कि पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी गिवन ए, या पी बी इंटू पी ए गिवन बी। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे है हमें, तो हमें यह देखना होता है कि इसमें से कौन सा पहले हो रहा है, ए पहले हो रहा है कि बी की बात पहले हो रही है हमारे एक्सपेरिमेंट में। जिसकी भी बात पहले हो उसकी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले वाले के ऊपर। अब ये भी जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। चांस ऑफ कमिंग ए व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ मल्टीप्लाइड बाय चांस ऑफ कमिंग ए व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, बशर्ते कि हमारे पास जानकारी है इस केस में कि फर्स्ट टाइम ए व्हाइट बॉल वाज फाउंड। यहां पे ये नहीं लिखा है कि फर्स्ट टाइम व्हाइट बॉल फाउंड, यहां पे लिखा है कि फर्स्ट टाइम में व्हाइट बॉल आने का चांस। यहां पे लिखा गया, यहां पे मान लिया गया कि पहली बार में व्हाइट आया था। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे कैसे। तो अब निकालने के लिए हमने विद रिप्लेसमेंट का केस लिया। विद रिप्लेसमेंट के केस में हमने ए इंटरसेक्शन बी को लिखा। चूंकि ए हमारा फर्स्ट बॉल ड्रॉन का इवेंट है तो हमने लिखा पी ए इंटू पी बी गिवन ए। अब पी ए निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट बॉल अगर हम निकालें तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 लिख दिया।
मल्टीप्लाइड बाई बी ए। बी ए मीन्स कह रहा है कि सेकेंड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि आपको बता दिया गया है कि पहली बार में व्हाइट आया था। अब जब पहली बार में व्हाइट आया था तो अब अगर ये व्हाइट बाहर ही रहता तब तो यहां पे एक व्हाइट कम हो जाता और गेंद भी 5 की जगह 4 हो जाते। लेकिन अगर ये व्हाइट आया था और इसको अंदर डाल दिया गया तो अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालने में इस नॉलेज का कोई इफेक्ट नहीं है। अभी भी हमारे पास 5 आइटम्स हैं, बॉल्स हैं, 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक। अब दूसरी बार में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहली बार ब्लैक सॉरी दूसरी बार में व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी जबकि पहली बार में व्हाइट आया था, विद रिप्लेसमेंट के केस में 3/5 ही रह जाएगा। और इस तरह से 9/25 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई कि बोथ बॉल आर व्हाइट, या फर्स्ट इज व्हाइट, सेकेंड इज व्हाइट। अब दूसरा केस, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मीन्स फर्स्ट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स फर्स्ट बॉल व्हाइट न हो, तो व्हाइट न हो तो क्या हो, ब्लैक हो। तो प्रोबेबिलिटी 2/5 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड बॉल व्हाइट हो, जबकि फर्स्ट बॉल बताया जा रहा है कि निकला था ब्लैक, लेकिन वो झोले में डाल दिया गया। तो अभी भी हमारे पास 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बचा हुआ है। तो अब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और ये 6/25। अब दूसरी बॉल में व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। अब इनको रख के जोड़ दिया 3/5 और यही हम लोग वहां पर सैंपल स्पेस से पाए थे। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में फिर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स 3/5 लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। सेकेंड टाइम व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि हमारे पास हमको बता दिया गया एक जानकारी, पिछला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका रिजल्ट हमको बता दिया गया। और रिजल्ट क्या बताया गया कि ए हो गया था। ए हो गया था मतलब कि व्हाइट बॉल निकला था उस समय, लेकिन अब वो अंदर गया नहीं है। तो अब हमारे पास बॉल कितने हो गए, 4, और तब व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/4 और इस तरह से 6/20। और अगर आप ये इसको निकालें 6/20 सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। फिर से अगर आप इसे निकालते हैं तो ये भी आपको मिलेगा 6/25 20, और इस केस में भी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 होगा, जो कि आप वहां भी पाए थे जब आप सैंपल स्पेस से कर रहे थे। अब अगर आप इस प्रश्न के पार्ट डी, ई और एफ को करना चाहें कि जिसमें कि हम लोगों ने विदाउट रिप्लेसमेंट के समय कॉम्बिनेशन दोनों ही यूज किया था, वो भी आप इन ए और बी इवेंट की सहायता से कर सकते हैं। उसके में अगर हम आप सी क्वेश्चन डी क्वेश्चन को देखें तो उसमें पूछा गया था कि एटलीस्ट 1 बॉल इज व्हाइट। जब हम दो इवेंट के बीच में एटलीस्ट की बात करते हैं तो ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, तो हम ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर हमारा काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हो तो कैसे ये टेक्निक हमें हेल्प करेगी प्रोबेबिलिटी निकालने में। साथ ही साथ अगर हमारा सैंपल स्पेस नॉन काउंटेबली इनफाइनाइट हो, मींस कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। हालांकि वहां पे हम एक रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन बताएंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीके की हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आज के लिए ये वीडियो यहीं बंद करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम जो लेके आएंगे वो अभी भी इसी कंटिन्यूएशन में चलेगा। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ- आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, अपने कमेंट्स जरूर डालें। हाँ, थैंक यू।